जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घर में मौज काट रहे होंगे और मज़े ले रहे होंगे मौसम का, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। देख सकते हैं आप, दोपहर का समय हो रहा है, लेकिन कोहरा आज इतना ज़्यादा है कि कुछ मीटर्स के बाद आप यहाँ पर देख नहीं सकते हो, क्योंकि विजिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे में जो रोड पर एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरी तो सभी से अपील है कि रोड पर अगर आप जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, तो अपनी हेडलाइट, टेल लाइट जो है वो चला के चलो, जो ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो करो, स्पीड को मेंटेन करो, और दो गाड़ियों के बीच में जो गैप है उसको मेंटेन करो। ये नहीं कि आप जो है ना भिड़ा दोगे, ये कर दोगे, नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना ज़्यादा सावधानी के साथ यहाँ पर रोड पर चलो। तो टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से यहाँ पर लगभग 66 जो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे यहाँ पर अपने आप को पीछे खींच लिया। लेटेस्ट में यहाँ पर सोलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यहाँ पर इंडिया भी पार्ट है, उससे भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को पीछे खींच लिया। यानी कि यहाँ पर इतने सारे संगठन का जो है ना मेंबर अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, और यहाँ पर इन सबको बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने यूजलेस एंटी अमेरिका। यानी कि यहाँ पर वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है कि अब इतने सारे संगठन की ज़रूरत नहीं है। और ये जो संगठन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे आने वाले फ्यूचर्स के लिए ज़रूरी है, जो करंट सिचुएशन है उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कभी भी यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा है, तो उनको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए कि भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, या फिर जो है ना भुखमरी ना हो, बहुत सारी चीज़ें ना हो, तो उसको बनाए रखने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, ताकि जो देश है वो मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके और जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सके। तो ये सब चीज़ें होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को 66 संगठन से निकाल के बाहर कर दिया है और बोला है कि ये तो एंटी अमेरिका है, ये यूजलेस है, किसी काम के हैं। और वाकई में यहाँ पर बहुत सारे संगठन यूजलेस है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस है वो यहाँ पर मुझे लगता है कि यूजलेस होता जा रहा है। क्योंकि अब देखिए, यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला कर देता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी तक यहाँ पर युद्ध रुका है क्या? नहीं रुका है। और इजराइल ने गाज़ा का क्या किया? सब कुछ बर्बाद कर दिया, हज़ारों लोगों को मार दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट यहाँ पर जो इजराइल है वो इंटरनेशनल लॉ को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, लगातार अपने सेटलमेंट वेस्ट बैंक में बनाता जा रहा है, और फ़लस्तीनियों की जो ज़मीन है उसको यहाँ पर लगातार छीनता जा रहा है, और बिना बात के यहाँ पर फ़लस्तीनियों को मार रहा है। तो इंटरनेशनल कानून का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर अपने आप में लगातार फेल होता जा रहा है, और यहाँ पर इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है उसको रोकने में काफ़ी ज़्यादा असफल एक संगठन साबित हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर जो देश हैं, जो ताकतवर देश है, वो अपना अपना इन्फ्लुएंस लेकर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न हेमिस्फेयर का इन्फ्लुएंस, जहाँ पर अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, कोलंबिया, चिली, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ऐसे देश आते हैं ना। तो ये जो है ना वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आने वाले देश हैं, जिन पर अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और अमेरिका यहाँ पर अपने हिसाब से नीतियाँ बना सकता है। अब देखिए, जो नहीं बना रहा था यानी कि वेनेजुएला, उसके तो राष्ट्रपति को ही रातों रात उठा लिया था। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका है वो अपना इन्फ्लुएंस इन देशों के ऊपर बना कर रखता है, और इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे दूसरे देश भी अपना इन्फ्लुएंस बना कर रखते हैं। उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर भारत को भी अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखना चाहिए? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एक यूजलेस संगठन बन गया है, जिसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर वो किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट को रोकने में असफल साबित हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, दुनिया भर में बहुत सारे संगठन हैं, जिसमें कई सारे जो देश है वो मेंबर्स भी हैं। जैसे कि IMF है, बहुत सारे देश उसके मेंबर है। इंडिया भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है, टर्की भी मेंबर है, अमेरिका भी मेंबर है, कई सारे देश मेंबर है। वर्ल्ड बैंक, कई सारे देश मेंबर है। इसके अलावा नेटो, उसमें कई सारे देश मेंबर है। जो यूरोप के जो देश है, और अमेरिका, कनाडा, ये देश मेंबर है। इसके अलावा यहाँ पर है जो शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, उसमें है। इसके अलावा क्वाड में 4 मेंबर है, और भी बहुत सारे जो संगठन है उनमें कई सारे देश मिलकर यहाँ पर किसी कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं। अब देखिए, इतने सारे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे देश है, जो इतने पावरफुल नहीं है, वो बड़े बड़े संगठनों के जो मेंबर है वो बन नहीं पाते। तो उनके लिए एकमात्र वॉइस होती है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन में हर देश यहाँ पर मेंबर होता है, और हर देश की यहाँ पर बात सुनी जाती है, प्रॉब्लम सुनी जाती है। तो यूनाइटेड नेशंस एक सबसे बड़ा संगठन है दुनिया का, जिसके बहुत सारे मेंबर्स है। इनफैक्ट यहाँ पर जो देश बने भी नहीं हैं, जो रिकग्नाइज भी नहीं हुए हैं, वो देश भी यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेट्स की तरह वहाँ पर रिकग्नाइज करते हैं। जैसे कि फ़लस्तीन के तौर पर यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशन एक देश
देश के तौर पर मान्यता नहीं देता, लेकिन बहुत सारे देश यहाँ पर उसको देश के तौर पर मान्यता देते हैं, जैसे कि इंडिया देता है, पाकिस्तान देता है, मिडिल ईस्ट के देश देते हैं, यूरोप के बहुत सारे देश अब देने लगे हैं, लैटिन अमेरिका के देश उसको मान्यता देते हैं, तो उनके तौर पर एक देश मान्यता देती है। लेकिन यहाँ पर जिसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, जैसे कि अमेरिका, उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर मान्यता नहीं देता है। तो ऐसे में यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन की जो मान्यता है वो अटकी हुई है, फ़लस्तीन के एक देश के तौर पर यहाँ पर नहीं माना जाता है, तो यहाँ पर ये मसला है। लेकिन यहाँ पर वो ऑब्जर्वर स्टेट्स के तौर पर अपनी बात रख सकता है, तो यूनाइटेड नेशन एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने में यूनाइटेड नेशन असफल हुआ है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर, बिना बात के यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो गई थी। यूक्रेन ने किसी तरह का कोई प्रोवोकेशन नहीं दिया था, बस वो नेटो की मेंबरशिप चाहता था और उसके ऊपर आगे बढ़ रहा था। बस इस चीज़ को रशिया बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्होंने यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इज़राइल ने गाज़ा के ऊपर इतना ज़्यादा जो है ना हमला किया, इतना ज़्यादा हमला किया है कि आज की डेट में गाज़ा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। सभी लोग यहाँ पर टेंट में रहने को मजबूर है और आए दिन वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलती है। अंडर न्यूरिश्ड बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज़ को लेकर भी यूनाइटेड नेशन फेल हुआ है। और साथ ही यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यहाँ पर युद्ध वगैरह ये सब चीज़ों को देखती है, तो वो भी यहाँ पर एक फेल तरीके से साबित हुई, क्योंकि वहाँ पर परमानेंट मेंबर 5 है और अगर यहाँ पर किसी एक परमानेंट मेंबर ने वीटो मार दिया तो वो कोई से भी रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाता है। भले से यहाँ पर 15 मेंबर होते हैं उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें 5 परमानेंट 10 टेम्पररी होते हैं, जिसमें भारत का भी नंबर आता रहता है कभी कभी, लेकिन जो 5 परमानेंट है उनको यहाँ पर वीटो पावर मिलती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से जो यूनाइटेड नेशंस है वो यहाँ पर असफल साबित हुआ है बहुत सारे कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो भी बता देता हूँ मैं क्या होता है। अब देखिए, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऐसा है कि देखिए अलग अलग देश होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एक ताकतवर देश का किसी दूसरे देश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, ना सिर्फ यहाँ पर मिलिट्री के मामले में बल्कि इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और कल्चर के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अमेरिका जो कल्चर अपनाता है पूरी दुनिया में वो अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो अमेरिका का जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो हमें यहाँ पर इंडिया में, सऊदी अरब में, मिस्र में, मोरक्को में, यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अमेरिका का स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी कि यहाँ पर उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना हमें देखने को मिल सकती है, चाहे वो मिलिट्री के मामले में हो, वहाँ पर उन देश में अमेरिका के बेस होंगे, या फिर जो है ना इकोनॉमी के मामले में अमेरिका से मदद मिलती होगी, या फिर कल्चर के मामले में अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहाँ पर होगा, या फिर सॉफ्ट पावर के मामले में यानी कि डिप्लोमेटिकली यहाँ पर वो एक दूसरे से अलाइंड होंगे, या फिर कोई खास संगठन में वो जुड़े हुए होंगे, जैसे कि नेटो में यूरोप के देश हैं और वो ही यहाँ पर जो है ना अमेरिका का स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका यहाँ पर अपने हिसाब से वहाँ पर चीज़ें जो है ना करवा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर अमेरिकन स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है। इसी तरह से यहाँ पर रशियन स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसमें जो सेंट्रल एशियन देश है जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, ये देश यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा बेलारूस जैसा देश है जो रशियन स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है। इसी के साथ ही यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है वो भी एक हद तक यहाँ पर रशियन स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, क्योंकि रशिया को अभी सैनिकों की ज़रूरत थी, तो उत्तर कोरिया ने अपने सैनिक के साथ साथ कुछ हथियार भी यहाँ पर रशिया को भेजे थे। तो ये चीज़ जो है रशिया के फेवर में है। और साथ ही यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन देशों के साथ उन्होंने यहाँ पर एक CSTO नाम का एक संगठन बना रखा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नेटो का ही जैसा एक संगठन है सिक्योरिटी को रिलेटेड। तो वहाँ पर रशिया का इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों में मिलेगा, क्योंकि अफ्रीका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमी के मामले में चाइना उनकी मदद करता है। कोलंबो में यहाँ पर चाइना का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो ईरान का भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ईरान का जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है कल्चरली यहाँ पर वो इराक के साथ और सीरिया के साथ मिलेगा। और इसके अलावा उनका जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो यमन में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यमन में भी यहाँ पर जो हूती रिबल्स है वो कहीं ना कहीं ईरान की आइडियोलॉजी से ही यहाँ पर प्रभावित हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है
कुछ अनकंटेस्टेंट है, जैसे कि टर्की है। टर्की का पता ही नहीं चलता कि वो किसके साथ इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि रशिया से वो गैस खरीदता है, तेल खरीदता है, लेकिन यहाँ पर वो नेटो का भी मेंबर है, अमेरिका के साथ भी है, यूरोप के साथ भी है। इसके अलावा उसके संबंध चाइना के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर वो ईरान के साथ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे डायलॉग भी कर लेता है, बातचीत उसकी चलती रहती है। उसका पता ही नहीं यहाँ पर वो किसके इन्फ्लुएंस में है। नेपाल भी ऐसा ही देश है, पता नहीं किसके इन्फ्लुएंस में है। थाईलैंड भी ऐसा ही देश है, और कई सारे दूसरे देश भी हैं जिनके बारे में यहाँ पर ये पता नहीं होता कि वो किसके इन्फ्लुएंस में है, कौन उनका माई बाप है, कौन उनका गॉडफादर है। तो अभी यहाँ पर इंडिया के बारे में बात बोली जाती है कि इंडिया अमेरिकन इन्फ्लुएंस में ही शामिल है, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस का ही पार्ट है, लेकिन इंडिया को चाहिए कि अपना एक इन्फ्लुएंस यहाँ पर जो है ना अलग बनाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि इंडिया को कहीं ना कहीं जो है ना नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि आईएमएफ कभी कभी यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान को बेल आउट दे देता है, और उसका इस्तेमाल यहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटी में भी करता है। लेकिन अगर यहाँ पर इंडिया का कोई इन्फ्लुएंस होता तो क्या यहाँ पर आईएमएफ पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देता? नहीं देता है। तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो फेल कर जाती है। और साथ ही यहाँ पर जो श्रीलंका है वहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना को दे रखा है। तो चाइना यहाँ पर उसका इस्तेमाल शायद एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए भी कर सकता है, नज़र रखने के लिए इंडिया के लिए कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर वो श्रीलंका इंडिया के स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होता तो क्या यहाँ पर श्रीलंका चाइना को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह देता? नहीं देता। तो यही चीज़ आ जाती है, जब यहाँ पर स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाता है ना, तब यहाँ पर चीज़ें जो है ना अपने हिसाब से चलाने के लिए हम यहाँ पर काबिल हो जाते हैं। तो इंडिया को चाहिए कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, संगठन हैं जो इंडिया के अगेंस्ट काम करते हैं और यहाँ पर जो है ना हमारे दुश्मन देशों की मदद करते हैं, उनसे यहाँ पर निकल जाए, या फिर हम अपना ऐसा इन्फ्लुएंस बढ़ा लें कि भाई जो चीज़ है वो इंडिया अपने हिसाब से कर सके और देश भी यहाँ पर हमारी बात का लोहा मान सके। लेकिन मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इंडिया के पीछे ही पड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि भाई कि सर मैं आई कम इन सर। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा था मोदी साहब को लेकर के, मोदी साहब मेरे कमरे में आए, बोले मैं आई कम इन सर, सर की तरह से यहाँ पर बात की, यानी कि यहाँ पर उन्होंने पीएम मोदी को मॉक करने की कोशिश की। और साथ ही यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बोली हैं जिसको यहाँ पर इंडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जैसे कि 500% टैरिफ तक की लगाने की बात यहाँ पर की जा रही है कि भाई मैं इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ लगा दूंगा अगर इंडिया लगातार रशिया से तेल खरीदता रहा तो ये चीज़ है। और अगर यहाँ पर हमने इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया तो रशिया और इंडिया के जो संबंध है वो शायद यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है बिगड़ जाएं। और रशिया जो S-400 की डिलीवरी करता है, उसके जो मिसाइल्स देता है या फिर जो दूसरे हथियार देता है, उसको लेकर भी यहाँ पर बाधा आ सकती है अगर हमने यहाँ पर रशिया से पूरी तरह से तेल का इंपोर्ट यहाँ पर काट दिया। तो एक तरफ यहाँ पर 500% तक का डर है कि हमारे ऊपर 500% तक के टैरिफ लग जाएंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर रशिया को मतलब गुस्सा दिलाने वाला डर है कि भाई यहाँ पर रशिया जो है ना हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो मसला यही है कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इंडिया को यहाँ पर बोल्ड स्टेप तो लेने ही होंगे, बड़े फैसले लेने ही होंगे, तभी हम यहाँ पर अपना एक स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, जिसमें यहाँ पर कई सारे देश आ सकते हैं शामिल, जैसे कि यूएई है, सऊदी अरब है, या दूसरे देश जिसकी जो पॉलिसीज़ है वो इंडिया के साथ अलाइन भी करती है। और हमारे जो मित्र देश हैं उनके साथ हम बातचीत करके अपना एक स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, जिसमें यहाँ पर इंडिया जो है ना वो अपनी तरह से जो चीज़ें हैं वो करवा सकता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में कि क्या होता है ये स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस और किस तरह से यहाँ पर ये डिप्लोमेसी को भी प्रभावित करता है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपने फेवर में करा सकती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में, वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।